हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी क्लास सक्सेस संकल्प में। आज हमारी जो चर्चा है वो उत्तर वैदिक काल में जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है हम उस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की क्या स्थिति थी, किस रत्नी का क्या कार्य होता था। फिर वहां पर ईस्ट वेस्ट में कैसे कौन से राजा होते थे, स्वराट कहाँ पर होते थे, विराट कहाँ पर होते थे, स्वराज किसे कहा जाता था। उसके बाद किसमें इस दिशा के अनुसार जो है राजाओं की चर्चा की गई है और राजनीतिक विस्तार उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक था, ये सारी चर्चा आज की क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि राजनीतिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आर्य कैसे रहते थे और कैसे वो कबीलाई व्यवस्था थी, जो कबीलाई व्यवस्था टूट के धीरे धीरे राज्य की ओर बढ़ने लगी थी। तो जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई व्यवस्था थी वो टूटने लगी थी। हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल में क्या थी, कबीलाई व्यवस्था चलती थी। तो वहां पर कबीले में लोग समूह बनाकर और फिर वो कार्य किया करते थे और ना कोई वहां पर प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम था और न ही राजा को टैक्स देने की कोई बाध्यता थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सभी चीजें चेंज होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई व्यवस्था थी वो टूटने लगी। और टूटने कैसे लगी कि अब जो कबीले छोटे छोटे कबीले थे वो आपस में मिल जाते और वो बड़े राज्यों का निर्माण करते, यानी कि धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि व्यवस्था आगे बढ़ती है और उस व्यवस्था में लोग क्या होता है आगे की ओर चलने लगते हैं और वो एक छोटे राज्य से कबीलाई सिस्टम से एक बड़ी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अब ग्राम के स्थान पर जनपदों का निर्माण होना लगा। मतलब पहले जो छोटे छोटे ग्रामीण देश थे, ग्रामीण सभ्यता के रूप में थे, ग्रामीण छोटे छोटे ग्राम हुआ करते थे, अब वो जनपद का रूप धारण करने लगे थे। और राज्यों का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक का अंतर ये होता है कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है वो राजा, एक राजा के बाद दूसरे राजा का शासन चलता है। जबकि जो गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें जनता की भागीदारी होती है और चुनाव के द्वारा राज्य की नियुक्ति की जाती है, उसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल था वो राजतंत्रात्मक था, यानी कि राजा का शासन चलता था और एक के बाद एक राजा हुआ करता था। और वंशतः क्या होता था, एक राजा का पुत्र ही बनता था। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआती प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के अनुरूप जब हमने कहा कि छोटे छोटे जो कबीलाई थे वो टूटकर बड़े कबीलाओं में बदलने लगे थे, तो उसमें एक भरत कबीला था। अनुद्रुह पुरु की बात हमने ऋग्वैदिक में की थी, यहाँ पर एक भरत कबीला था उत्तर वैदिक काल में और पुरु कबीला। इन दोनों ने आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया था, जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो भरत और पुरु कबीले के मिलने से कौन से राज्य का निर्माण हुआ, तो कुरु राज्य का निर्माण हुआ। इसी तरीके से कृवि और तुर्वस ने मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया था। किसका, पांचाल का। ये भी हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता है। तो कृवि और तुर्वस ने मिला पांचाल राज्य का, पुरु और भरत मिलते हैं तो कुरु राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो छोटे कबीले थे वो आपस में मर्ज हो रहे थे और वो मर्ज होती व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था, राज्य का स्वरूप धारण कर रही थी। क्षत्रिय एवं वैश्य मिलकर पंचाल राज्य का निर्माण कर रहे थे। मतलब वहां पर लोगों के मध्य क्या कॉपरेशन देखा गया और एक बड़ा राज्य का निर्माण हो रहा था। राजा का पद जो है वंशानुगत था। वंशानुगत हम समझते हैं कि एक राजा, फिर राजा के बाद पुत्र, उसका पुत्र, यानी कि एक परिवार का ही सदस्य बार बार क्या राजा बन रहा था। और कहीं कहीं पर हमें निर्वाचन की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था हमारी विराजमान थी कि पूरी तरीके से नगरतंत्रात्मक था। लेकिन जो कबीलाई व्यवस्था थी वो टूटने लगी थी और वो बड़े राज्यों का निर्माण करने लगे थे, जिसमें कुरु, पांचाल जैसे राज्य का निर्माण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल आते आते जो ऋग वैदिक काल का हमारा टैक्सेशन सिस्टम था, और उस टैक्सेशन सिस्टम में क्या था कि वो स्वैच्छिक था। उसे लोग दे भी सकते थे और उसे लोग ना भी दे सकते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो नियमित कर प्रणाली थी वो लागू हो चुकी थी। मतलब अब स्वेच्छा की विषय वस्तु नहीं रह गई थी। अब लोगों को, राजा को कर देना ही पड़ेगा।
और ये कर कितना हुआ करता था? तो ये कर 1/6 होता था, मतलब उनकी जितनी आय होती थी उसका 1/6 उन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ता था। किसे देना पड़ता था? तो राज्य को देना पड़ता था, जिससे राज्य अपने राज्य को संचालित कर सके। और ये जो टैक्सेशन प्रणाली आई थी नियमित रूप से, उसे बली कहा जाता था। तो जो बली था वो टैक्स का नाम था, और ये एक नियमित कर प्रणाली थी जो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की ओर चलती रही। और यही जो जनपद थे आगे चलकर हम छठी शताब्दी में महाजनपद का रूप लेंगे। अगर इसे ग्राफ में देखें तो जो ऋग वैदिक काल में हमारी कबीलाई व्यवस्था थी, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते वो जनपद में बनती है, जनपद। और यही जनपद आगे क्या होगा, राज्य का रूप लेते जाएंगे, और हम छठी शताब्दी आते आते क्या, महाजनपद का रूप ले लेगा। महाजनपद यानी कि एक बड़े राज्य का लेगा। और हम इस 16 महाजनपदों की जानकारी छठी शताब्दी में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो जो कबीलाई व्यवस्था थी वो टूटेगी, फिर जनपद, जनपद से क्या हुआ, राज्य बन रहा है, अब राज्य से महाजनपद का रूप लेगा हमारी छठी शताब्दी में। तो ये व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल से चलती आई थी वो निरंतर क्या, प्रगति के साथ आगे बढ़ रही थी। छोटे से बड़े की ओर इनका विस्तार निरंतर चल रहा था, जिसने भारतीय इतिहास में क्या, एक साम्राज्य के रूप तक पहुंचाया। और हमने मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे राज्यों को देखा। तो ये क्रमिक रूप से अब जो इतिहास की विकास प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ रही थी। और टैक्सेशन सिस्टम लागू होने से क्या, राजा के भी कर्तव्य क्या हो रहे थे, सुनिश्चित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भले वंशानुगत था, लेकिन शासक अभी क्या, कोई निरंकुश शासक नहीं था, उसे क्या, रत्नियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था वो राजा क्या करता था, राजा के जो प्रमुख, मतलब अब राजा जैसे ही नियुक्त होता था उसके बाद उसका कर्तव्य होता था कि वो ब्राह्मणों को और रत्नियों को क्या दे, सम्मान दे। मतलब नियुक्ति के उपरांत उसका विशेष कार्य होता था कि वह राजा को राजा रत्नियों और ब्राह्मणों को सम्मान दे। तो ब्राह्मणों का सम्मान तो इसलिए किया जाता था क्योंकि वो धार्मिक प्रथा थी जिसका अनुपालन करना था, और ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। अब रत्नियों का क्यों? क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता था कि वह रत्नियों की सलाह से, रत्नियों की सहायता से कार्य करे। रत्नी कौन होते थे? तो रत्नी राजा के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसमें सेनानी, सेनानी सबसे पहले था, सैनिक कार्यों में सहायता करता था। कोई भी राजा तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका उच्च सैनिक बल ना हो। और ताकतवर राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन सेना के बिहाफ में ही करता है। इसीलिए किसी भी राज्य का संचालन सेना के द्वारा होता है। तो वहां जो सेनानी नाम का रत्नी होता था वो सैनिक कार्यों में राजा की सहायता करता था। जो पुरोहित होता था वह धार्मिक कार्यों में से संपन्न था। वो धार्मिक कार्यों में दक्ष होने के कारण राजा को धार्मिक कार्यों में सहयोग देता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। जैसा कि हमने देखा कि पद क्या था, वंशानुगत था। तो जो युवराज होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। महिषी किसे कहा जाता था रत्नियों में? तो वो राजा की मुख्य रानी हुआ करती थी जो राज्य में भागीदार होती थी। सूत कौन था? तो सूत रथ हाँकने वाले को सूत कहा जाता था। इस प्रकार से युवराज भी क्या थे, रत्नी थे। उसके बाद महिषी, सूत, ये सारे कौन थे, रत्नियों का कार्य किया करते थे। और राजा का कर्तव्य था कि इन रत्नियों की सलाह और सम्मान की सुरक्षा साथ में करते हुए ही राज्य का संचालन कर सकता था। मतलब राजा निरंकुश नहीं था, उसके कार्यों में अंकुश लगाया गया था, किसके द्वारा, रत्नियों के द्वारा। आगे हम देखें तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण कौन होता था? वो गांव का जो क्षेत्र होता था वो राजा का प्रतिनिधि किया करता था। मतलब अब जो ग्रामीण था वो स्वैच्छिक नहीं था, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता था। वो राजा के बिहाफ में जो हमारे विलेज थे उनको क्या करता था, उन पे अपना शासन चलाता था। तो राजा के नाम पर वो विलेज का क्या करता था, प्रतिनिधि तो किया करता था। फिर उसके बाद एक अधिकारी था छता, इसे प्रतिहारी कहा जाता था। प्रतिहारी मतलब राजा के बिहाफ पे वो रक्षा का कार्य देखता था और उसका संचालन किया करता था। ये कौन था? उसको छत्ता के नाम से जाना जाता था। संग्रहिता एक मुख्य रत्नी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि कोषाध्ययन,
राज्य के संचालन में कौटिल्य ने भी कहा कि कोष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संग्रहिता नामक एक रत्नी रखा जाता था जो कोषाध्यक्ष होता था, और कोष में आने वाले सभी सभी धनों का क्या लेखा लेखा रखता था और राजा की सहायता किया करता था। उसके बाद जो अब अनिवार्य रूप से कर आता था उसे कौन लेता था, तो भागदूत जो होता था वो कर संग्राहक था। मतलब कोष का अध्यक्ष, अगर टैक्स आ गया है, वो कोष में रखा गया है, कहीं तो रखा जाएगा, तो वो संग्रहिता उसकी रक्षा करता था, लेकिन भागदूत नामक जो रत्नी हुआ करता था वो करों का संग्रह करता था। उसके बाद अच्छा वाय नाम का एक रत्नी था जो पासे के खेल में राजे की सहायता करता था। मतलब जब राजा मनोरंजन का कार्य करता था, पासे खेलता था, तो उसमें अच्छा वाय नामक एक अधिकारी होता था जो राजा की सहायता किया करता था। पालागल एक विदूषक होता था। विदूषक विदूषक वो होते हैं जो राजा के कार्यों में क्या करते थे, सही गलत का निर्णय लेकर उनकी सहायता किया करते थे। गोतिकर्तन ये पशुओं और चारागाहों की देखभाल करता था। तो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, गोवी कर्तन का क्या कार्य था, पशुओं और चारागाह की देखभाल किया करता था। भागदूत कई बार आ चुके हैं, संग्रहिता का नाम कई बार आ चुका है, और पालागल विदूषक का भी नाम क्या होता है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। तो इन संदर्भों को देखते हुए ये जितने भी रत्नी हैं, उन रत्नियों का नाम क्या करना है, देखना है, और जान लेना है कि ये किस कार्य से प्रसिद्ध थे और ये क्या काम रत्नी किया करते थे। क्योंकि मैच कराने को भी प्रश्न इसमें से आता रहता है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान देना है कि भागदूत क्या करता था, संग्रहिता का क्या काम था, पालागाल का क्या काम था, और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में राजा थे वो राजा कैसे थे। तो वो दिशा के अनुकूल राजाओं का निर्धारण किया गया था। मतलब उत्तर में राजा क्या करेगा, दक्षिण में राजा का क्या क्या कहा जाता था, इसका भी उल्लेख किया गया है। कहा ऐतरेय ब्राह्मण में। हम जानते हैं कि ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, जिसमें क्या उल्लेख किया गया है कि राजा को क्या कहा जाएगा। तो जो राजा पूर्व में होता था उसे क्या साम्राज्य कहा जाता था। तो पूर्व में जो राज्य थे उन्हें साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। पश्चिम में जो राज्य थे उसे स्वराज्य के नाम से जाना जाता था। तो पश्चिम का राज्य स्वराज्य के नाम से सब प्रसिद्ध हुआ, स्वराज्य के नाम से ये प्रसिद्ध था। जो उत्तर में था उसे विराट कहा जाता था। तो विराट कौन था, जो उत्तर में राज्य रहता था, और दक्षिण के राज्य को भोज्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन मध्य में जो था उसे भी राज्य के नाम से उल्लेख किया गया था। मतलब अगर हम ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में राजाओं के उल्लेख की बात करें, ये भी प्रश्न बहुत आता रहता है कि विराट किस दिशा के राजा को कहा जाता था, या फिर भोज्य किसे कहा जाता था, राज्य किसे कहा जाता था। तो ईस्ट में जो होते थे पूर्व में उन्हें साम्राज्य कहते थे, वेस्ट में स्वराज्य कहलाते थे, उत्तर में नॉर्थ में हम विराट को देखते हैं, और दक्षिण में हम भोज्य को देखते हैं। मध्य में जो राज्य था वह राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रकार से जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं केंद्र की ओर बढ़ते हुए भी कहीं भी वो स्वतंत्र स्वच्छंद शासक की परंपरा को नहीं दिखाता। यहाँ जो राजा था वो कर्तव्य परायण था और वह रत्नियों के सलाह पर कार्य करता था। ये अलग बात है कि हम आगे की क्लास में जब सामाजिक व्यवस्था देखेंगे और धार्मिक व्यवस्था, तो आते आते जैसे ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो थोड़ा उन्नत में जा रही थी। क्यों? क्योंकि राजा के पास सेना भी है, राजा के पास टैक्स भी है, और राजा के पास रत्नी भी है सहायता देने के लिए। जो कबीलाई व्यवस्था में नहीं, कबीलाई व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल में चलती थी वो बराबरी पर चलती थी, मतलब कई लोगों के समूह के द्वारा संचालित होती थी। और उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था थी वो क्या, एक तरीके से आप देखें तो आधुनिक प्रणाली की ओर बढ़ती हुई एक प्रक्रिया थी, जिसमें टैक्स, सेना और अधिकारियों की परंपरा देखी गई। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में आते आते जो राजनीतिक व्यवस्था थी अपनी उन्नति के साथ आगे बढ़ रही थी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे। तब हम उसमें नेक्स्ट में ही हम 16 संस्कारों की भी बात करेंगे कि क्या 16 संस्कार थे जो भारतीय परंपरा में आज भी माने जाते हैं, और कैसे वहां पर जटिल व्यवस्था होती गई थी, स्त्रियों की स्थिति में क्या गिरावट थी। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।